उन माता पिता के आंसू पोंछने के लिए आपको समय नहीं मिलता, उसका जवाब देने की बात आपको करनी चाहिए। आज कल प्रियंका जी ने एक बात कहा आपने उसमें कि टैक्स की बढ़ोतरी करके महफिलों पर खर्च करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी, नरेंद्र मोदी का सरकार है, जिस सरकार में गरीबों के लिए योजनाओं बनाने का काम हो रहा है। उन सबको देखते हो, चाहे वो शौचालय का विषय होगा, चाहे घर घर में पानी पहुंचाने का विषय होगा, हर गांव में हर घर में बिजली पहुंचाने का विषय रहा होगा, जनधन खातों के माध्यम से किसानों की सम्मान निधि का विषय पहुंचाने का रहा, या फिर कोविड के समय में वैक्सीन को मुफ्त लगाने का विषय, ये उसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसके बारे में आप अलग अलग चर्चा करने का काम करते हैं। बाकी राजस्थान में माननीय जनरल सिंह साहब से आग्रह करूँगा कि आगे के विषय को आप बिना माइक के इको हो रही है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और राजस्थान में मैं आता रहता हूं। अभी परिवर्तन यात्रा हमारी चल रही है पार्टी की, उसके अंदर प्रतिभागिता के लिए आए हैं। एक सवाल जो सबके मन में उठना कि परिवर्तन यात्रा क्यों? परिवर्तन यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है। पिछले तकरीबन 5 साल के अंदर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह की अव्यवस्था रही है, जिस तरीके से सरकार चली है, जिस तरीके से जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो अब समय आ गया लोगों को बताने के लिए अभी परिवर्तन जरूरी है। लोग बाग वैसे फील करते हैं, मैं बहुत जगह गया हूं, तो लोग बाग इस चीज को फील करते हैं कि हमको परिवर्तन की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी अरुण जी ने आपको बताया, अलग अलग जगह पर जो भी यात्राएं गई हैं, सबके अंदर जनता की तरफ से इस चीज के ऊपर पूरी पुष्टि हुई है कि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन किसी भी जगह 2 कारणों से होता है। पहला, जब जनता की आकांक्षाओं के ऊपर हम पूरे नहीं उतरते, और दूसरा, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसके अंदर आम आदमी को, आम मानसी को दिक्कत होती है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि अब या पिछले 3-4 साल से सरकार के अंदर नजर आ रही है। इससे पहले कि मैं राजस्थान की बात करूं, क्योंकि G20 कल खत्म हुआ है, मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा आपको G20 के बारे में। ऐसा आयोजन, अगर उसके लिए मैं ये कहूं, ना भूतो न भविष्य, ना पहले कभी ऐसा हुआ है, ना ही भारत के अलावा कोई और देश इसको कर सकता है। इतना तकरीबन 1 साल हो गया इसको। इस 1 साल के अंदर तकरीबन 200 मीटिंग हुई है, और ये 200 मीटिंग जो हैं अलग अलग विषयों पर तकरीबन 60 अलग अलग शहरों के अंदर हुई। ये 60 शहर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को कवर करते हैं। सवाल उठेगा, जी फायदा क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरगामी सोच है। अगर आपने भारत को दिखाना है, भारत के बारे में लोगों को जानकारी देनी है, तो उनको भारत के हर कोने में ले जाना जरूरी है। और G20 जो कि समृद्ध आर्थिक शक्तियों का एक बहुत शक्तिशाली समूह है, उसके अंदर जो उनके लोग बाग आएंगे, जो डेलीगेट्स आएंगे, जो हिस्सा लेंगे, अगर वो भारत के अलग अलग हिस्सों को देखेंगे, तो आज जिस राह पर हम चल रहे हैं उसका पुष्टिकरण होगा। इसलिए चाहे दीमापुर हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे सिलचर हो, चाहे नीचे चेन्नई हो, चाहे गुजरात का इलाका हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे जम्मू और कश्मीर का हो, सब जगह ये मीटिंग हुई। और मुझे कहते हुए गर्व होता है, जो भी आज से विदेशी आया, सबने हमारे भारत की प्रशंसा की, हमारे लोगों की प्रशंसा की, हमारी ज़मीन की प्रशंसा की, हमारे
प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की और बहुत जिन जिन विषयों को चुना गया उनकी भी प्रशंसा की। और उसका क्या नतीजा रहा? कल जब, बल्कि परसों की बात है, जो अडॉप्ट किया गया एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन वो था जिसके अंदर सब लोग कह रहे हैं कि कूटनीति के तौर पर भारत की बहुत बड़ी जीत हुई। हमारे सामने एक चुनौती थी, यूक्रेन का मामला, उसके ऊपर दुनिया बटी हुई थी, दूसरी चीजें उसके ऊपर दुनिया बटी हुई थी। हमने इन सबको बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसा किया कि किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। सबने पूरी सहमति के साथ वो एजेंडा को मान लिया, ज्वाइंट डिक्लेरेशन को मान लिया। और इसके अंदर दो चीजें खास हैं जो मैं जिसमें जोर देना चाहूंगा। एक, बायोफ्यूल्स का अलायंस बना। बायोफ्यूल्स का मतलब ये है कि आप जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, क्रूड है, दूसरी चीजें हैं, इनसे हटकर हम बायोफ्यूल्स की तरफ जाएं। एथेनॉल है, हाइड्रोजन है, ये चीजें जो हैं इनके ऊपर जोर दिया गया। और आज भारत एक आर्थिक रूप के अंदर मजबूत हो रहा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन और दूसरी चीजों के ऊपर बहुत आगे निकल चुके हैं। हम लिथियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम हाइड्रोजन के ऊपर जोर दे रहे हैं ताकि हम दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र बने। दूसरी चीज हुई है, जो एक कॉरिडोर के बारे में बात की गई यूरोप के साथ, भारत से लेकर यूरोप तक। ये कॉरिडोर जो चीन जो एक हमको जो उनका एक बेल्ट बना रहा था, उसको बिल्कुल नकारा करेगा और हमारे सामान को यूरोप जाने में, अफ्रीका के थ्रू, मिडिल ईस्ट के थ्रू जाने के अंदर आसानी होगी, व्यापार बढ़ेगा, हमारे लोगों को फायदा होगा। और इस फायदे से जो हमारे लोग उद्योग के अंदर हैं उनकी बढ़ोतरी होगी। एक बिल्कुल नई पहल है, यहां से यूरोप, यूरोप से अमेरिका। तो हमारे लिए एक वाणिज्य के रूप में बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और इसके अंदर अगर आपने आज ट्वीट देखा हो थरूर साहब का, उन्होंने खैर मोदी जी का नाम नहीं लिया, वो बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जयशंकर जी को और कांत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय शायद कभी पहले नहीं मिली। G20 का आयोजन जिस भव्यता के साथ किया गया, वो भारत के बढ़ते स्वरूप के ऊपर। आज अगर हम 5वें नंबर पर हैं और हम कहते हैं कि हम अगले 1 साल में या 1.5 साल में तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनेंगे, तो उसको देखते हुए जो हमने अपना स्वरूप दिखाया है पूरी दुनिया को, ये उसके लिए। और भारत मंडपम जो बना है, रिकॉर्ड टाइम के अंदर बना है। एक ही जगह पर 15-20 हजार आदमी को होस्ट किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। दुनिया को भी पता लगा कि भारत भी काबिलियत रखता है श्रेष्ठ चीजों के अंदर। ये मैं आज पेपर में पढ़ रहा था प्रियंका जी के स्टेटमेंट। कई बार लगता है कि बचकाना ज्यादा है, मैच्योरिटी कम है। और भी शब्द बोले जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर वो खबर ज्यादा आप बड़ी बना देंगे उसको। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति अगर अच्छा भाव नहीं रखता, तो उसके लिए शब्द आप खुद। भारतीय होने के नाते हमें फक्र होना चाहिए कि जो भी आया, बाइडेन साहब से लेके अफ्रीका के देशों तक, सबने हमारी प्रशंसा की। चाहे उनका रिसेप्शन हुआ हो, चाहे उनका देखभाल हुई हो, चाहे इस पूरी मीटिंग का जो कंटेंट रहा, वो एक अपने आप के अंदर बहुत बढ़िया
और भव्य थी। तो G20 के ऊपर एक अमिट छाप भारत जो छोड़ेगा वो दूसरों के लिए उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा। ये मैं आज आपको बहुत सोच समझ के बता नहीं कर सकता कोई मुकाबला। पिछली बार चीन के अंदर जब हुआ था उन्होंने 4 जगह पर ये मीटिंग की, भारत ने 7 जगह पर मीटिंग कर सकता है क्या कोई? और हर जगह पर जन भागीदारी थी। और एक चीज और समझिएगा, आपको याद होगा जब छोटे आइलैंड कंट्रीज का यहाँ पे हमने शिखर सम्मेलन किया था जयपुर के अंदर, जयपुर को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जयपुर की साफ सफाई हुई, जयपुर चमका, जयपुर के व्यवसाय को फायदा मिला, वो इन 7 अलग अलग जगहों को फायदा मिला। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और जो लोग गर्व नहीं इस पे महसूस करते उनके बारे में ना ही बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब जहां तक राजस्थान का सवाल है, सबसे पहली चीज मैं बेरोजगारी पर लेता हूं, क्योंकि उसके ऊपर भी एक कमेंट आज मैंने पढ़ा था। बेरोजगारी के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ कहा था कि हम ये काम करेंगे। अपने मन को टटोल कर देखिएगा, क्या वो काम हुआ? क्या बेरोजगारी भत्ता मिला? क्या कोशिश की गई? बल्कि क्या हुआ है, पेपर लीक होते हैं, जो आदमी मेहनत करता है उसको और इम्तिहान के अंदर पास हो सकता है, पेपर लीक हो जाता है, वो रह जाता है, दूसरे लोग उसके अंदर लग जाते हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुत मेहनती लोग बसते हैं। एग्जाम की अगर तैयारी करते तो मेहनत से तैयारी करते, पेपर लीक हो जाता है तो उस आदमी को दुख होता है, उसके पूरे परिवार को दुख होता है। इस बेरोजगारी को हटाने के जो तरीके हैं वो केंद्र की तरफ से इतनी योजनाएं रखी गई हैं कि बेरोजगारी हटे। और मैं एक चीज जो कि एक अपभ्रंश है जिसके बारे में बोलना चाहूंगा। जब हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार 2 तरह का होता है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसको हम सरकार की नौकरियां बोलते हैं। एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि प्राइवेट और दूसरे अपने स्वरोजगार की जो बात है। पूरी दुनिया में अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, सिर्फ 4% लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम होगा, 4%। बाकी सब लोग या तो स्वरोजगार में जाते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। तो आज अगर कोई आपको ये कहने लगे कि जी रोजगार नहीं मिल रहा सरकार में, कोई भी सरकार दुनिया की 100% लोगों को रोजगार नहीं मिलता। लेकिन केंद्र से मोदी जी के नीचे क्या किया गया? स्वरोजगार के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढे गए। जो बेचारा रेहड़ी पटरी वाला भी था उसके लिए स्वनिधि का प्रावधान किया गया है, ताकि उसको अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का बिना सिक्योरिटी के लोन मिल सके। और अगर वो डिजिटल पेमेंट करता है, आगे बढ़ता है, 20,000 पर चला जाता है। इसी तरीके से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने ताकि वो अपने अपने उत्पाद को इकट्ठा कर काम कर सके, उनको उसका लोन मिल सके और वो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने पैसा कमा सके। किसानों के लिए फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो इकट्ठा होकर 1% के ब्याज के ऊपर उनको लोन मिलेगा। उसे ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, अपना वेयर हाउस बना सकते हैं। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? किसानों को और खासकर छोटे किसान, मैं भी गांव से आता हूं, छोटे किसान की सबसे ज्यादा दिक्कत है, जिसके पास भूमि कम है, क्योंकि उसके अंदर लागत हमेशा ज्यादा लगेगी, उसको कभी फायदा नहीं होगा। उसको अगर इस गरीबी में से निकालना है तो उस किसान की मदद करने की जरूरत है। किसान सम्मान निधि के जो 6,000 रुपए वो इसीलिए कि वो अपने बीज की और खाद की लागत निकालता है। खाद का पैसा ज्यादा लगता था, आज की तारीख में नैनो यूरिया बन रहा है, एक बोतल के अंदर आप 1 एकड़ के अंदर पूरी उसका छिड़काव कर सकते हैं, सस्ता है, बोरी के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता।
ये रोजगार और आमदनी बढ़ाने का तरीका है। ऐसी बहुत सी चीजें की गई हैं जिससे कि स्वरोजगार और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों को काम मिल सके। मुझे नहीं पता कि अगर आपको ये चीज पता है कि नहीं, 2015 के अंदर स्टार्टअप का प्रोग्राम शुरू किया गया। उस समय हमारे पास 428 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे। आज भारत विश्व के अंदर नंबर 3 है उन स्टार्टअप्स के अंदर जो 1 करोड़ से ज्यादा की बिजनेस करते हैं, जिनको कि यूनिकॉर्न कहते हैं। इसी तरीके से हम नंबर 2 पर हैं पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा लोग स्टार्टअप्स के अंदर हैं, और हम नंबर 1 पर हैं जहां हमारे यहां रोज स्टार्टअप का नंबर खुलता है। स्टार्टअप क्या है? ये युवाओं को मौका देने की बात है, युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करने की बात है। और इसके अंदर अगर वो काम शुरू करता है, उसको फेल हो जाता है, वो दोबारा कोई नया काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गया तो उसके बाद खत्म हो गया। और इसीलिए आज अगर भारत उन्नति कर रहा है, भारत की प्रतिभा सब जगह चमक रही है, उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने युवाओं को मौका दें। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे नासा हो, अगर आप वहां से भारतीयों को हटा देंगे तो सब फेल हो जाएंगे। ये आज हमारी ताकत है, और जो आदमी इस ताकत को पहचानता है वही इसको आगे ले जा सकता है। राजस्थान के अंदर बिजली के लिए बोला गया था कि हम इसका कुछ करेंगे। मुझे याद है वसुंधरा जी के समय 6 रुपए का पर यूनिट का रेट था बिजली का। आज कितना? 2.5 रुपए बढ़ गए। कोई नया चीज तो खड़ी नहीं हुई। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान आगे है। सौर ऊर्जा जो है 2 रुपए से कम यूनिट उसका प्राइस पड़ता है। आपके यहाँ न्यूक्लियर प्लांट है, तो क्या है ऐसा जिसमें 2.5 रुपया बढ़ा दिया गया? मैं तो इसको भ्रष्टाचार कहूं, क्योंकि पावर की कमी नहीं है राजस्थान में, और जितना पावर होगा उतना उद्योग लगेगा, उतना लोगों को फायदा होगा। और अगर वही रेट रखी जाए जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके, तो मानकर चलिए लोग बाग भी खुश रहेंगे, व्यवसायी भी खुश रहेंगे, उद्योगपति भी खुश रहेंगे। हम लोग सबसे बड़ी चीज जो दुख की है, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश माना जाता था जहां सब लोग खुशहाल थे, जहां कानून और व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं थी। आप ही देखिए पिछले 5 साल के अंदर क्या हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो चीजें हुई हैं राजस्थान में हुई। एक मणिपुर के एक वाक्य को लेकर इतना देश के अंदर हल्ला होता है। यहाँ पे कितने वाक्य हो गए? किसी को निर्वस्त्र करके घुमा देते हैं, कहीं बलात्कार होता है, उनका बचाव हो जाता है, लोग बाग अपने घर से कहीं जा रहे हैं, उनको पकड़ के कोई कुछ कर देता है। जितना ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, इतना और किसी प्रदेश में नहीं हुए। और इसके लिए मैं आज की सरकार को पूर्ण रूप से दोषी मानता हूं। एक उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को पहले सबसे ज्यादा अपराध वाला प्रदेश मानते थे। आज क्या स्थिति है वहां पर? वैसे मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूं, MP UP से हूं, इसलिए कंपेयर करके बोल रहा हूं। आज क्या स्थिति है वहां पर योगी जी के आने के बाद? अब अपराधी कांपता है, अपराधी को डर लगता है। अपराधी कहता है जी मैंने गलती की, मुझे जेल में बंद कर दो और कुछ मत करना मेरे साथ। जब तक कानून और व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक जनमानस का जीवन सुधरेगा नहीं। और इसके अंदर आज की राजस्थान की सरकार पूर्णतः फेल है। कोई उनके पास इसके अपने बचाव के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। और मैं मानता हूं इसीलिए
परिवर्तन अति आवश्यक है और आपसे विनती करूंगा कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। दो चार चीज़ें और मैं आपको बोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है कि हमारी सरकार जहां पर भी होगी वो सर्वस्पर्शी होगी, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे जेंडर हो, सबको साथ लेके चलना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि सब जगह इस विचारधारा को फैलाया जाए ताकि सबका विकास हो। और जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये इसीलिए कहते हैं ताकि सब लोग साथ चल सकें। और हमारी कोशिश है कि सबके लिए योजनाएं बने। तकरीबन 120 से ज़्यादा योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी, जिनके आगे प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिखा हुआ, सारी की सारी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, दलितों के लिए हैं, वंचितों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, उन सब लोगों के लिए हैं जिनको कभी कोई तवज्जो नहीं देता। और इन सब के अंदर कोशिश होती है कि सबके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। महिलाओं के लिए तकरीबन 20-25 योजनाएं हैं, चाहे स्टैंड अप योजना हो, चाहे उनके लिए अलग अलग उनके पढ़ाई के लिए योजना हो, चाहे उनके जब मातृत्व का समय आता है उस टाइम के लिए योजना हो, अलग अलग योजनाएं हैं। और कोशिश की गई है कि इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे। इसी प्रकार से अगर बिना पैसे के या बिना अकाउंट के जनधन खोला गया तो उसका एक कारण था, जिसको हम कहते हैं कि आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक इंक्लूजन। और मैं तकरीबन 19 से पहले, क्योंकि एमईए में था, मैं तकरीबन 45 देशों के अंदर गया हुआ हूँ। जहाँ पर भी मैंने जनधन की बात की, वहाँ के नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा कि बिना अकाउंट के आपने उनका अकाउंट खुलवा दिया बिना पैसे के, और अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसके अंदर लोगों ने इतने पैसे डाले कि आप उसी से उनको लोन दे सकते हैं, जितनी भी आपकी स्कीम है। अब पैसा सीधा आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप स्कीम लाते हैं सीधा उनके खाते में पैसा जाता है। उनको भी फ़ायदा होता है, सरकार को भी फ़ायदा होता है कि बीच में पैसा गायब नहीं होता। अगर आप कोरोना का मैनेजमेंट ले लें, दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया मैनेजमेंट कोरोना का भारत के अंदर हुआ। आज दुनिया उसके बारे में बोलती है। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती होगी, लेकिन दुनिया बोलती है। किसी भी देश के अंदर एक साल के अंदर 2 वैक्सीन निकल आए, 3 डोज या 2 डोज पूरी जनता को लगा दिए जाएं, 200 करोड़ से ज़्यादा, 220 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लगाई गई, लोगों का बचाव किया जाए। और दुष्प्रचार जितना चला इसके ऊपर, उस दुष्प्रचार के बाद भी हमारे लोगों की जान बची और दुनिया ने उसको माना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना है कि हम सबको अपने देश के ऊपर इस चीज़ के लिए गर्व होना चाहिए कि जिस प्रकार सरकार ने काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अगर कोरोना के टाइम लोग बाग भूखे मर रहे थे, 80 करोड़ लोगों को आज तक अनाज मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सहकारिता के ऊपर जोर दिया जा रहा है, देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पे सहकारिता कभी सफल नहीं हुई है। आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, सहकारिता कभी सफल नहीं हुई। अब सहकारिता के नीचे जितना जोर दिया जा रहा है ताकि गांव के अंदर विकास हो सके, गांव के अंदर सहकारी
संस्थाएं बने जो कि पूरे गांव को देखें और उनको उस चीज़ के लिए अगर लोन चाहिए तो 1% के ऊपर उनको लोन मिले, ताकि वो अपनी सहकारी जो भी संस्था खोलते हैं वो चल सके लोगों के भले के लिए। एक बहुत बड़े एक क्रांति पूरे देश के अंदर चल रही है सहकारिता के उसके ऊपर, जब से सहकारिता मंत्रालय बना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें जो आज सरकार है केंद्र के अंदर उसको धन्यवाद देना चाहिए। आज आप जहाँ तक कश्मीर का मामला है और दूसरी तरफ नहीं देखते आप, जहाँ तक चीन पहले आंख दिखाता था आज उसके ऊपर भी कंट्रोल है और सब तरीके से कोशिश की गई है कि आप एक संपन्नता की तरफ बढ़ें और इस अमृत काल के अंदर एक लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बने।